हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नॉलेज मास्टर क्लास चैनल में। मेरा नाम है शुभम और जैसा कि आपको मैं अभी 2 हफ्ते पहले मैंने एक सीरीज स्टार्ट करवाई थी हिस्ट्री की, और मैंने आपसे कहा था, वादा किया था कि मैं आपको हिस्ट्री जो है यहाँ पर अपने चैनल पर पूरा कवर करा के दूंगा और पूरा डिटेल्ड वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ। और साथ ही साथ जितने भी फैक्चुअल कंटेंट है वो सारे आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जितने भी लोग रेलवे का, एसएससी का, या जो अभी पोस्ट भी निकली रेल एसएससी एमटीएस, इन सब में, या आईबी का अगर आप कोई पेपर देंगे तो उन सभी में आपको जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, जितना भी फैक्चुअल कंटेंट जो भी है डिटेल वीडियो में बताने वाला हूँ, ये सभी कंटेंट आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगा और आपकी परीक्षा में बहुत काम आने वाला है। तो अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो पूरी देखिएगा। मैं गारंटी देता हूँ आपको ये जो मैं आप पढ़ाऊँगा वो कहीं ना कहीं परीक्षा में आपको देखने को जरूर मिलेगा। और सभी जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हैं वो सारी परीक्षाओं में ये जितना भी मैं पढ़ाऊंगा वो देखने को आपको मिल जाएगा। और एक बार आप जो मैं पढ़ाऊंगा वो कोर्स पूरा कर लेंगे तो आपके लिए एक, कहते हैं ना, बेस, वो बेस तैयार हो जाएगा और आप किसी भी परीक्षा को आसानी से उसके जो सवाल हैं वो हल कर सकेंगे और जीएस आपका बहुत ही मजबूत पक्ष हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ये जानता हूं कि 2 हफ्ते पहले मैंने आपको वीडियोस दी थी और कुछ कारणवश मैं था नहीं यहाँ पर और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया और मैं आपको वीडियोस नहीं दे पाया, लेकिन अब से निरंतर रूप से मैं आपको यहाँ पर वीडियोस दूंगा और देखेंगे कि हम किस तरह इसको जल्दी से जल्दी कवर कर लें हिस्ट्री को। उसके बाद हम आगे जो विषय हैं, बाकी विषय हैं, उसको भी धीरे धीरे कवर करेंगे और पूरा बहुत अच्छे से कवर करेंगे। मैं गारंटी देता हूं अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको परीक्षा में बहुत लाभ मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा शुरू करते हैं वीडियोज़ पे। तो ये है हमारी आज की पहली वीडियो। मैंने आपको जैसा कि जो ओवरव्यू दिया था उसमें बताया था कि मैं प्राचीन इतिहास से शुरू करूंगा और पहली वीडियो मेरी होगी सिंधु घाटी सभ्यता पर। तो सिंधु घाटी सभ्यता पर ही मेरी पहली वीडियो है आज और धीरे धीरे मैं प्राचीन इतिहास को खत्म करूंगा और उसके बाद हम मध्यकालीन भारत पर आएंगे और उसके बाद हम आधुनिक भारत की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं फैक्चुअल कंटेंट तो पढ़ा ही रहा हूं और जो मैं बताऊंगा वो आप नोट करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करते हैं सबसे पहले, तो इसका जो टाइम पीरियड है, सर्वमान्य जो समय माना जाता है वो 2350 से 1750 बीसी तक माना गया है। और ये जो टाइम, जो समय है, ये काफ़ी विद्वानों ने इस पर अलग अलग चर्चाएं की और जितने भी हमारे इतिहासविद हुए हैं, इतिहासकारविद हुए हैं, उन्होंने काफ़ी चर्चाएं की। और जो ये समय है, देखिए, आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी सभ्यता का समय क्या था। और ये कैसे हम पता लगाते हैं किसी भी सभ्यता, जो जीवाश्म वहाँ पर पाए जाते हैं, जो भी नरकंकाल वगैरह जो कंकाल पाए जाते हैं, जितने भी वहाँ पर अभिलेख, शिलालेख वगैरह होते हैं, उनसे हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ का या उस सभ्यता का जो सर्वमान्य समय है वो क्या था। कोई भी खुदाई के दौरान अगर हमें कोई वस्तु मिलती है तो हम उसके पता लगा सकते हैं उसके थ्रू कि उसका जो सर्वमान्य समय है वो क्या होगा। तो उस पद्धति का नाम क्या है? देखिए, काल निर्धारण, मैंने वैसे समय का जो निर्धारण है वो मैंने लास्ट में लिखा है, पर मैं आपको बताने जा रहा हूं क्योंकि 2350 से 1750 बीसी मैंने ऊपर लिख दिया है। तो देखिएगा, जो समय का निर्धारण है वो कौन सी पद्धति पर, पद्धति का नाम याद रखिएगा, C14 रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति इसका नाम है। इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं किसी भी सभ्यता का जो सर्वमान्य समय है वो क्या रहा होगा। तो पद्धति याद रखिएगा, आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम C14 इसका नाम है, इसको बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति। इसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं किसी भी सभ्यता का सर्वमान्य समय। तो देखिए, इसी के माध्यम से जो हमने विज्ञान में इतनी तरक्की कर ली है, हमने पता, हमारे इतिहासकार जितने भी हुए हैं उन्होंने इस जो पद्धति है इसके द्वारा पता लगाया कि इसका जो सर्वमान्य समय है वो रहा होगा 2350 से 1750 बीसी, और यही आंकड़ा आपको मान के भी चलना है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम जो है इसकी जानकारी किसने दी? सबसे पहले, ठीक, इस सभ्यता की जानकारी सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैनसन एक व्यक्ति थे, वो घूम रहे थे, तो उन्होंने ही इसकी सबसे पहले जो प्रारंभिक जो है जानकारी, सबसे पहले जानकारी इन्होंने ही दी, चार्ल्स मैनसन ने। परंतु इनकी बातों पर ज्यादा गौर किया नहीं गया उस समय। उसके बाद जो है, देखिए, 1856 में ब्रंटन बंधुओं,
ये ब्रंटन बंधुओं का नाम मैं आपको बता देता हूं, ये थे जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, ये ब्रंटन बंधुओं इनको बोला जाता है, यानी कि दो भाई थे ब्रंटन। इन्होंने ईंट मिलने की जानकारी दी थी जब ये कराची से लाहौर स्टेशनों के बीच प्लेटफॉर्म बिछा रहे थे, यानी कि रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे, तब इनको ईंट मिलने की जानकारी हुई थी हड़प्पा नामक स्थल पर। लेकिन होता क्या है, उस समय के जो पुरातत्व विभाग के जो सर्वेक्षक होते हैं वो इनकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करते। उनका नाम भी कनिंघम महोदय है। तो आप याद रखिएगा, जो ब्रंटन बंधु हैं इनको ईंट मिलने की जानकारी मिलती है जब ये रेलवे ट्रैक बिछा रहे होते हैं। कहां पर बिछा रहे होते हैं? लाहौर से कराची के बीच। तो इनको ईंट मिलने की जानकारी मिलती है, लेकिन जो कनिंघम महोदय होते हैं उस समय के पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षक, वो इनकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करते हैं और इस तरह ये जो मौका है ये भी हमारे हाथ से निकल जाता है। लेकिन याद रखिएगा, जो इसकी खोज होती है वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा होती है और इस समय के जो पुरातत्व विभाग के जो सर्वेक्षक होते हैं वो होते हैं सर जॉन मार्शल। मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, लेकिन आप याद रखिएगा, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल दयाराम साहनी के जो है सीनियर होते हैं और वही इनको बोलते हैं, दयाराम साहनी जी को, कि आप जाइए हड़प्पा नामक स्थल पर जो है खोज वहां पर मतलब खुदाई करवाइए और देखिए। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि जब दयाराम साहनी जी को भेजा गया और इन्होंने खुदाई करवाई तो जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो सब हक्के बक्के रह गए कि भाई इतना जमीन के नीचे एक अलग ही व्यवस्था कायम थी, एक अलग ही नगर मिला 5 किलोमीटर के क्षेत्र में। तो मतलब ये सब सोच में पड़ गए कि ये हमको हमारे हाथ से मतलब कैसे निकल गया, हम इसको कैसे नहीं देख पाए। तो देखिए, सर जॉन मार्शल उस समय के पुरातत्व विभाग के जो सर्वेक्षक थे, उन्हीं के अंडर जो है दयाराम साहनी जो है सर जॉन मार्शल के जो है जूनियर थे। तो उन्होंने ही उनको कहा था कि आप जाइए दयाराम साहनी को कि आप देखिए यहाँ पर क्या है। तो जब दयाराम साहनी गए तो इन्हीं के द्वारा जो है हड़प्पा नामक स्थल की खोज होती है। तो याद रखिएगा, 1921 में यह प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है और वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, दयाराम साहनी ने ही हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी और यही जो है हमारा प्रथम स्थल भी था जो खोजा गया था। आगे बात करते हैं। देखिए, इसके अन्य नाम पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसको बोला जाता है। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो प्रथम जो है स्थल यहाँ पर खोजा गया था वो हड़प्पा ही था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। अब देखिए, सरस्वती सभ्यता भी इसको बोला जाता है। सरस्वती सभ्यता क्यों बोला जाता है? क्योंकि भारत की आजादी के बाद यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो स्थल यहाँ पर खोजे गए वो सब सरस्वती नदी के लगभग किनारे बसे हुए थे। तो इस सरस्वती नदी, जिसको हम घग्गर नदी कहते हैं, उसके किनारे बसे हुए थे, इसीलिए इसको सरस्वती सभ्यता भी कह देते हैं। उसके बाद द्रविड़ सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जो नरकंकाल वगैरह मिले हैं वो सब उनसे जानकारी मिलती है कि वो द्रविड़ लोग रहे होंगे, इसीलिए इसको द्रविड़ सभ्यता भी कहा जाता है। आगे बात करें कांस्य युगीन सभ्यता। देखिए, कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पर सर्वप्रथम जितने भी लोग रहे होंगे उन्होंने तांबे में टिन मिलाकर प्रयोग किया होगा। जब तांबे में आप टिन मिलाकर प्रयोग करेंगे तो कांस्य, यानी कि आप कांस्य का प्रयोग कर रहे हैं, तो इन्होंने कांस्य बनाया। उसके बाद इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। आगे बात करते हैं। देखिए, ये चारों मैंने बता दिया, हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता और द्रविड़ सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी मैंने आपको बताया। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? आपने देखा होगा भारत की आजादी तक यानी कि 1947 15 अगस्त 1947 तक जितने भी स्थल यहाँ पर खोजे गए वो लगभग सिंधु घाटी सभ्यता या इसकी जो सहायक नदियां हैं, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके अगल बगल में ही वो स्थल थे। तो इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। आगे बात करते हैं। देखिए, क्षेत्रफल। तो देखिए,
क्षेत्रफल अब ऐसे तो आज वर्तमान में देखेंगे तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल जो है माना जाता है, लेकिन जो उस समय जो इसका पुराना जो क्षेत्रफल है, यानी कि पहले जो इसका क्षेत्रफल था वो था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ये भी वर्ग किलोमीटर है, इसको भी आप याद रखें, ये भी वर्ग किलोमीटर है, लेकिन वर्तमान में इसका जो क्षेत्रफल है वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए इसका विस्तार, विस्तार से हमारा यहाँ तात्पर्य है कि किन किन देशों में हमें इसके जो अवशेष हैं, स्थल हैं, वो मिलते हैं। देखिए अभी हम बात करें वर्तमान समय में तो इसके 1402 स्थलों के बारे में हमें पता है, और इसके जो 1402 स्थल हैं वो कहां कहां पर कितने हैं। देखिए अफगानिस्तान में इसके 2 स्थल मिलते हैं, उसके बाद 475 जो स्थल हैं वो पाकिस्तान में मिलते हैं, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान है। पहले तो पाकिस्तान और भारत जो है ये पूरा एक ही था, परंतु अब जो है वो पाकिस्तान में है इसके 475 स्थल, और भारत में इसके स्थल है पूरे 925। भारत में इसके स्थल है पूरे 925। और एक चीज और आप याद रखिएगा, जो इसकी पूर्व से पश्चिम की जो सीमा थी वो 1600 किलोमीटर थी, और जो उत्तर से दक्षिण जो सीमा थी वो 1400 किलोमीटर थी। अब आगे बात करते हैं। देखिए इसका जो आकार है वो आकार कैसा था। आकार इसका था त्रिभुजाकार, ट्रायंगल, एक त्रिभुजाकार बनता है। क्यों त्रिभुजाकार इसलिए बनता है क्योंकि जो भी इसके स्थल पाए गए वो लगभग आप देखेंगे तो उनको मिलाएंगे तो एक त्रिभुज के आकार का जो है दृश्य आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको त्रिभुजाकार के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसको त्रिभुजाकार व्यवस्था जो है ये त्रिभुजाकार के रूप में मिलती है। आगे बात करें, देखिए समय का निर्धारण मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसके बारे में मैं आप बात नहीं करूंगा। निर्माता, देखिए निर्माता जो है इसके भूमध्य सागरीय लोग कहलाते हैं, क्योंकि जब खुदाई हुई यहाँ पर दयाराम साहनी जी के अंडर में, यहाँ पर इनके अंतर्गत जो है इन्होंने खुदाई करवाई, तब जो है जो नरकंकाल वगैरह जितने भी शव मिले, जो नरकंकाल वगैरह उस समय मिले, उनमें से जो है सबसे ज्यादा मात्रा में भूमध्य सागरीय लोग जो थे इन्हीं के नरकंकाल प्राप्त हुए, इसीलिए इसको भूमध्य सागरीय यानी कि द्रविड़ लोगों को जो है इसका निर्माता भी कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो देखिए मैंने आपको इतना सब पढ़ा दिया है, फैक्ट भी बताए सारे आपको, और जो जो परीक्षा में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो जो आपको पता होना चाहिए। आप अगर थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा अगर ऊपर लेवल का जो है, अगर आप कोई अच्छा पेपर निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी ये पूछे जाते हैं, और फैक्ट वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो अक्सर आपको ये जो मैंने बताया है ये देखने को जरूर मिलेगा। तो देखिए आप इसको नोट्स भी कर सकते हैं, और अगर आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बहुत आसानी से। और वैसे तो मैं आपको पीडीएफ पूरी देने ही वाला हूं, तो टेंशन मत करिएगा, बिल्कुल आपको सारे नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है, और वादा मैं करता हूं तो पूरा निभाता भी हूं। देखिए वो आपको पता ही चल जाएगा। आपको मैं किसी भी तरह पीडीएफ नोट्स इनके जो ये है, यहां तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, लेकिन आपको पूरे संपूर्ण पीडीएफ नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं, और इसके आगे की जो वीडियो है अब हम पढ़ेंगे स्थलों के बारे में। जो जो स्थल महत्वपूर्ण स्थल जो यहाँ से खोजे गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, उनके जो खोजकर्ता हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। इसी तरह आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी वीडियोस को। इसी तरह मैं यहाँ पे इतिहास पढ़ाता रहूंगा और बाकी विषयों का अध्ययन भी हम यहाँ करते रहेंगे। थैंक यू।